पंचायत चुनाव से पहले चुनिंदा ऑफिसर्स पर नजर है। 3 साल से एक ही जगह पर जमे हुए ऑफिसर्स की एक लिस्ट बनाई जा रही है। राज्य सूचना आयोग के निर्देश पर फेरबदल हो सकता है, ट्रांसफर्स किए जा सकते हैं। 3 साल पूरे कर चुके अफसरों को हटाया जा सकता है। कुल मिलाकर 160 अधिकारी ऐसे हैं जिनमें आईएएस पीसीएस शामिल है, उनका फेरबदल किया जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। प्रदेश के 25 एडीएम और 75 एसडीएम अपना कार्यकाल एक ही स्थान पर 3 साल पूरा कर चुके हैं। 3 साल पूरा कर चुके अफसरों को हटाया जा सकता है, उनका तबादला हो सकता है। पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया जा रहा है। बाकायदा लिस्ट तैयार की जा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने अफसर ऐसे हैं जो अभी पोस्ट पर 3 साल या उससे अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। प्रायोरिटी पर उनका ट्रांसफर होगा। चुनाव से पहले एक ही जगह पर जमे हुए 3 साल से जो अधिकारी है उनका ट्रांसफर होगा। राज्य सूचना आयोग के निर्देश पर यह कदम उठाया जा सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद अहम है, खासा अहम है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज चुनाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक। सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी के साथ बैठक करने वाले हैं आयुक्त। एसपी के साथ ये बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये बैठक होगी जिसमें जिलाधिकारी जुड़ेंगे, एसपी जुड़ेंगे और पंचायत चुनावों को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर ही ये बड़ी बैठक बताए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस बैठक को लेने वाले हैं। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए कहा गया है। सभी एसपीज को कहा गया है। तो सभी जिलों के 75 जिलों के जो डीएम हैं वो जुड़ेंगे, एसपी हैं वो जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और ये बैठक शुरू होगी। और बैठक में कहा जा रहा है कि बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। हो सकता है कि तारीख भी बता दी जाए। इसके साथ साथ क्या क्या व्यवस्थाएं अलग अलग जिलों में हैं ये समझी जाएंगी। तो बैठक का एजेंडा बताया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए उसी को लेकर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और आज की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण। मुख्य निर्वाचन आयोग की विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक ही बताई जा रही है। क्या ये मानकर चला जाए कि आज की बैठक के बाद तारीखें सबके सामने होंगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा? एक तरह से तैयारियों की बैठक है। सारे 75 जिलों के डीएम और एसपी और एसएसपी जितने भी अधिकारी हैं वो सब वर्चुअल बैठक करेंगे। निर्वाचन जो आयुक्त हैं उनके साथ बैठक होगी। इसके अलावा इस बैठक में तमाम ऐसी बातें जो पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम बातें का उस पर विचार विमर्श होगा, डिस्कशन होगा। किस ज़िले में संवेदनशीलता है, किस ज़िले में क्या ज़रूरत है, कौन सी किस तरह की समस्याएँ हैं, कितनी पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए, संवेदनशीलता है तो किस तरह की है, क्या वो जो प्रत्याशी हैं उनकी आपसी रंजिश की है या कोई सांप्रदायिक वजह है वहाँ पे। इन सब बिंदुओं को लेकर सारे अधिकारियों से जो निर्वाचन आयोग है और जो पंचायत चुनाव से जुड़े हुए सारे अधिकारी हैं वो तमाम जानकारियाँ लेंगे। इसके अलावा जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन कराने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी है, इस बारे में भी सारे अधिकारियों को बताया जाएगा। उनको निर्देश दिए जाएंगे कि कौन सी चीज़ें करनी है। एक तरह से ये तैयारी की बैठक है और इस बैठक से ये साफ हो गया है कि चुनाव की तारीखें, जो पंचायत चुनाव की तारीखें हैं वो बहुत जल्द घोषित की जाएंगी। हो सकता है कि जल्द ही 2 दिन या 3 दिन में इन तारीखों का ऐलान हो जाए, चूँकि 45 दिन के भीतर पूरी प्रक्रिया करनी है। और इसको लेकर प्रशासन ने, जो सरकार है, जो स्थानीय प्रशासन है, सारे जिलों के डीएम और एसपी उन्होंने कमर कस ली है। जितनी भी संवेदनशील इलाके हैं उनकी सूची बनाई जा रही है। जो अपराधी हैं, जो पंचायत चुनाव में समस्या पैदा कर सकते हैं, जो जिन प्रत्याशियों के बीच में आपसी रंजिश चल रही है, उनको लेकर उन्होंने तमाम निरोधात्मक कार्रवाई की है। जो अवैध शराब बांटी जाती है चुनाव के दौरान, उसको लेकर कार्रवाई की गई है। शराब पर पाबंदी लगाई गई है। अवैध शराब की जो भट्टियां हैं, जो अवैध तस्करी करके शराब लाई जा रही है, उस पर रोकथाम की गई है। इसके अलावा जो असलहे हैं, असलाह फैक्ट्रियाँ हैं, तमाम ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जो ये बता रही हैं कि इस चुनाव के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। और चुनाव की तारीखें जो घोषित होने वाली हैं उससे पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही एक और मामला सामने आया था जिसमें 3 साल से जो एक ही जगह पर जमे हुए अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं और पीसीएस अधिकारी हैं, उनकी भी सूची बन रही है। उनको भी हटाए जाने की सरकार तैयारी कर रही है और मकसद यही है कि ये चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो। यही सरकार का मकसद है और उससे जुड़े हुए अहम प्रशासनिक फैसले भी लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक चर्चा के लिए। उधर एक बड़ी खबर, आज से 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर आर्मी चीफ नरवाणे हैं। सेना के मध्य कमान मुख्यालय में कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होने जा रहे हैं।
सामरिक मुद्दों पर अफसरों से वो चर्चा करेंगे। थल सेना अध्यक्ष मध्य कमान के आला सैन्य अधिकारियों से भारत चीन सीमा पर जो मौजूदा स्थिति है और जवानों के प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण पर भी विचार विमर्श करेंगे। शुक्रवार को सीतापुर में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के पैतृक गांव में मेमोरियल का लोकार्पण भी करेंगे थल सेना अध्यक्ष। तो 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर हैं और किस तरह के कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आज से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर आर्मी चीफ नरवाणे आ रहे हैं। आज शाम को लखनऊ जाएंगे, मध्य कमान हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे। सामरिक मुद्दों पर यहां ऑफिसर से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सीतापुर में कैप्टन मनोज के घर भी जाएंगे आर्मी चीफ कल। आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त देश में महामारी एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। खौफ इतना है कि राज्य और केंद्र सरकार चौकन्ना हो गई है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर दिन ब दिन कोरोना मरीजों का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है और एक्टिव मरीजों की संख्या एक बार फिर 2000 के पार हो चुकी है। बीते 24 घंटों का जो आंकड़ा है वो 261 मरीजों का है। 261 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप सूबे की राजधानी लखनऊ में है, जिसकी वजह से चिंताएं लखनऊ से दिल्ली तक बढ़ गई। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, बताइएगा किस तरह के दिशा निर्देश और कड़ाई अब आगे से देखने को मिलेगी? केसेस बढ़ते जा रहे हैं ना तमाम राज्यों में बल्कि देश में भी, जिस तरह से ये कोरोना वापसी कर रहा है। अगर बात करें तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया था। उन्होंने बताया कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो केसेज है वो बढ़ रहे हैं और टेस्टिंग किस तरीके से चल रही है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अपनी तरफ से निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए, इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण किया जाए और लोगों के जो कड़ाई है उसको करने के लिए कहा जाए, यानी कि मास्क पहन के चले, सोशल डिस्टेंसिंग अपना के चले। क्योंकि अगर देखा गया तो जो दूसरा स्ट्रेन आया है और जो पहला स्ट्रेन जो बीच में खत्म होता हुआ दिख रहा था, इन दोनों गैप के बीच में अगर बात करें तो कई लोगों ने ढिलाई भी बरती है। इसमें कई लोग, ज़्यादातर लोग जो दिखे हैं वो बिना मास्क के दिखे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना की पहली डोज लेने के बाद वैक्सीन की उसके बाद वो ढिलाई बरतते हुए दिखते हैं, जबकि साफ तौर पे कहा गया कि जब तक दोनों डोज न लग जाए उसके 15 दिन के बाद ही आप ढिलाई बरत सकते हैं, उसके पहले ढिलाई नहीं बरत सकते हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि तमाम सारे दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जो सबसे महत्वपूर्ण चिंता जताई है वो ये है कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन को वेस्टेज किया जा रहा है, यानी कि जो कोरोना वैक्सीन लगने के लिए जा रही है वहाँ पे वेस्टेज जो देखने को मिल रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में तीसरे नंबर पे कोरोना वैक्सीन वेस्ट करने के मामले में, तो इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है कि काफ़ी अमूल्य चीज़ है और जिस तरीके से ये महामारी फैली है, बहुत से लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही, इसलिए इस तरीके का वेस्टेज ना किया जाए जिससे कि और लोगों को वैक्सीन लग सके। तो इस पर भी बिल्कुल, तो लोगों को ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। लोगों का जो लापरवाह रवैया है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस बीमारी को क्या जो बढ़ावा है उसको दावत दे रहा है। तो लोगों को हर हाल में सावधान रहना चाहिए और प्रशासन भी अपने लेवल पर अब कुछ कड़े फैसले ले सकता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अविनाश। अगली खबर प्रयागराज से। विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदारों की गुंडागर्दी सामने आई है। भतीजे पप्पू मिश्रा ने महिलाओं के साथ गाली गलौज की है, इस तरह का गंभीर आरोप उन पर लग रहा है। महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर विधायक के भतीजे पर FIR दर्ज की गई है। भतीजे पप्पू मिश्रा ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, उनको जान से मारने की धमकी दी, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। विधायक के भतीजे पर अब FIR दर्ज हो गई है। पूरे मामले में विजय मिश्रा के रिश्तेदारों की गुंडागर्दी किस तरह सामने आई, जहां भतीजे पप्पू मिश्रा ने आरोप है कि महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनको जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, अपशब्द भी उन्हें कहे, जिसके बाद उन पर अब FIR दर्ज हो गई है। अब खबर फतेहपुर से, जहां पर पंचर बनाने की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई और देखते देखते मौके पर धुएं का गुबार उठने लगा, फैलने लगा और इस आग में 1 लाख की संपत्ति जल गई। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हैं। उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। पंचर बनाने की दुकान में अचानक आग लगी और ऐसा कहा गया है कि 1 लाख की संपत्ति जल गई।
तो ये धुआं दूर तक फैल गया। 1 लाख की संपत्ति का इसमें नुकसान हुआ है। ये एक पंचर बनाने की दुकान थी सड़क के किनारे, जहां पर आग लगी और धीरे धीरे ये आग बढ़ती चली गई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आगजनी की घटना हुई है। एक तरफ पंचर बनाने की दुकान में आग और दूसरी तरफ 1 लाख का नुकसान। फतेहपुर की ये घटना, फौरन फायर फाइटर्स ने इसको बुझाने की कोशिश की, हालांकि धुआं काफी दूर तक फैल गया, लेकिन ये दुकान जो थी सड़क के किनारे वो पूरी तरह जल चुकी थी। वहां रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। और अब बात शामली की, जहां मामूली कहासुनी के बाद कुछ दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की है। लाठी डंडों और बेल्ट से एक दिव्यांग युवक को बुरी तरीके से पीटा गया है। बताया जा रहा है कि किसी ने पिटाई का यह वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये वो तस्वीर है जहां पर कुछ दबंग एक दिव्यांग युवक को पीटते हुए दिख रहे हैं। किसी ने मोबाइल कैमरे से इस वीडियो को बनाया है। ये लाल शर्ट में शख्स जो पिट रहा है, 4 से 5 लोग उसको पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक दिव्यांग है और ये सभी मिलकर बीच सड़क कितनी बुरी तरह से उसे पीट रहे हैं। लात, भूसे और बेल्टों से इस दिव्यांग युवक को पीटा गया है। मामूली कहासुनी में यह मारपीट हुई है। मेरठ की फार्मास्यूटिकल कंपनी पर पंजाब एनसीबी ने मेरठ पुलिस के साथ में लेकर ही छापेमारी की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। छापे के दौरान टीम को फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गोलियां, इंजेक्शंस बरामद हुए। इस दौरान मौके पर फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले एक अकाउंटेंट को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना में 2 मार्च को एक पूर्व पार्षद के घर पर प्रतिबंधित दवाइयों की लगभग 1,30,000 गोलियां बरामद हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि दवाइयों की ये खेप मेरठ से सप्लाई की गई थी। देखिए, ये 2/3 तारीख की रात्रि घटना है। एक परिवार जो कि हरदोई से आया था और उनके पास 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। एक बच्ची के साथ में किसी व्यक्ति ने जो है उसको उठा करके ले गया। रात में पुलिस ने बच्ची को बरामद किया था। उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित करी गई है उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें तमाम जो धाराएं साक्ष्य के आधार पर जो बन रही हैं उन सभी के अंतर्गत जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर औरैया से, जहां स्वाट टीम और डिबियापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में शराब बनाने वाली स्पिरिट, काली बोतलें, फर्जी QR कोड बरामद किए। ये शराब फैक्ट्री किराए के मकान में चल रही थी। एक शख्स को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। पत्थर में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चल रहा है और उसी क्रम में बिधुना पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से तकरीबन 30 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और इसके साथ ही 200 लीटर की लहन जो है वो इनके पास से जहाँ ये बना रहे थे, निष्कर्षण कर रहे थे, वहाँ मिली थी, उसको भी नष्ट किया गया है। जो तीनों अभियुक्त हैं उनको सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। नोएडा से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 17 मार्च से 30 अप्रैल 2021 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। 17 मार्च से 30 अप्रैल 2021 तक धारा 144 लागू और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए यह फैसला लिया गया। त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई। अपर पुलिस उपायुक्त ने धारा 144 लगाने का आदेश दिया है। नोएडा से खबर, धारा 144 लागू और कोरोना के केसेस को देखते हुए, बढ़ते केसेस को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।